तो आप देख रहे हैं लाइव प्रोसेस चैप्टर लेक्चर सेकंड और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए इस चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था डाइजेशन और रेस्पिरेशन में के बारे में, जो भी उससे रिलेटेड बातें थी हमने वहाँ पर चर्चा कर दिया था। अब हमारे पास दो और टॉपिक बच गया है इसी चैप्टर से, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और आप शेयर करें अपने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, दोस्तों को और भी दिखाएं और सब्सक्राइब कर दें। चलिए देख शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम देखें कि क्या है। इन आवर बॉडी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल एज फूड हार्मोन गैसेज। तो ये सिस्टम क्यों एसेंशियल है? फूड को, हार्मोन को, गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है ना। For this we need to have some system that can transport these things from one part of the body to the other part. तो एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए चीज़ें चाहिए और इसके लिए दो चीज़ें हमारे पास, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। इन दिस सिस्टम द फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज ब्लड। लेट अस नो अबाउट ब्लड फर्स्ट। ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ टू कंपोनेंट। ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल। तो सबसे पहले देखिए प्लाज्मा कैसे काम करता है। प्लाज्मा जो है इट इज़ येलो कलर्ड फ्लूइड, इट इज़ 90% वाटर एंड रेस्ट 10% इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो प्लाज्मा में 90% वाटर ही तो है और 10% में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस है मिलकर के बने होते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी है, गैसेज है, हार्मोन से। दैट इज़ द रीजन प्लाज्मा एक्ट एज न्यूट्रिटिव मीडियम और ब्लड सेल। तो प्लाज्मा को हम इस वजह से इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम भी कहते हैं ब्लड सेल का, क्योंकि ये ब्लड सेल के लिए न्यूट्रिशन के तौर पे भी काम आता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर, ब्लड सेल्स के भी अलग अलग टाइप है, दैट इज़ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। चलिए तो देखते हैं रेड ब्लड सेल सबसे पहले क्या होता है। दे आर द सेल्स दैट हैव डिस्क लाइक शेप, यानी शेप कैसा है, डिस्क की तरह है। इनकम्प्लीट सेल है इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। दिस सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। दिस सेल्स हैव रेड कलर। आपको रेड ब्लड सेल इसलिए नाम है क्योंकि रेड दिखता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसमें कि आयरन होता है। हीमो में हीम जो है, हीम का मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज़ टू ट्रांसपोर्ट गैस बाई फॉर्मिंग। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है ब्लड में, आरबीसी का काम क्या होता है अगर ये भी देखें तो वो हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर के कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। ट्रांसपोर्टेशन यही तो काम है हमारा ब्लड का। These cells are synthesized in the bone marrow of adult। तो एडल्ट के बोन मैरो में या फिर बच्चे के स्टेम सेल, स्प्लीन synthesized in the spleen from the stem cells। The life span of these cells is 120 days। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज़ का होता है, यानी 120 दिन में आरबीसी जो है वो मर जाता है। फिर मतलब रोज़ आरबीसी मर रहा होता है, रोज़ नए बन रहे होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बचपन का खून कोई खून नहीं होता, बचपन का खून वून कुछ नहीं होता है। 120 दिन में ब्लड पुराने मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि पुराना हमारा ब्लड है, बचपन का ब्लड है, ख़त्म हो जाएगा। ब्लड डोनेट करना चाहिए, आप करके देखना, अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल के बारे में देखते हैं। दिस सेल्स आर इरेगुलर इन शेप एंड आर कंप्लीट सेल्स इनक्लोजिंग ऑल ऑर्गेनल्स। तो सारे ऑर्गेनल्स इसमें होते हैं। दिस सेल्स डू नॉट हैव एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होती। दे हैव नो कलर, कोई कलर नहीं होता, वाइट कलर का होता है। दिस सेल्स हैव ए लाइफ स्पैन 2 to 4 वीक, 2 से 4 हफ्ते की लाइफ स्पैन होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो वाइट ब्लड सेल को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर है क्योंकि ये पैथोजन से लड़ने में मदद करता है। इधर दे इनगल्फ इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट एंड दे कैन सेक्रेट प्रोटीन दैट मेक इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट हार्मलेस। तो इन्फेक्शंस को मारता है या फिर जो उसकी वजह से फैलता है उसको प्रोटीन सेक्रेट करके किस तरीके से हटाता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। दैट्स वाई दैट इज़ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज सोल्जर मैन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट्स। दे आर टीनी
फ्रैगमेंट्स दैट मे और मे नॉट हैव ए न्यूक्लियस, यानी प्लेटलेट्स जो है वो मे और मे नॉट हैव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस हो भी सकता है नहीं भी है। देयर फंक्शन इज टू सेक्रेट सर्टेन प्रोटीन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स सेक्रेट करता है कुछ ऐसे प्रोटीन जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है, यानी ब्लड जो है वो जम जाता है। देयर लाइफ स्पेन इज 60 to 120 डेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। तो हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? वी हैव सीन मैनी टाइम दैट आवर वेसल्स गेट पंक्चर्ड ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। कई एक बार हाथ कट जाते हैं या किसी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, थोड़ी देर बाद जो है वो ब्लीडिंग रुक जाते हैं। इट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसे होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। यहाँ मैकेनिज्म दिखाया गया है कि जब आपको इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स रिलीज होता है, प्लेटलेट्स रिलीज होता है, उसके साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रिलीज करती है जो कि इनएक्टिव होता है, बाद में वो एक्टिव प्रोटीन में यानी एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, और वो थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फाइब्रोनेजन को फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कराता है, और वो फाइब्रिन जो है आरबीसी के साथ मिलकर के ब्लड क्लॉट को करवाता है। तो ये स्टेप है 1 by 1, यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करवाता है। In beginning, this clot is soft in nature, then in a few seconds it turns into hard clot, and then a yellow color fluid is secreted called serum, which is plasma without fibrinogen. The whole process take 2 to 3 minutes, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंटीजन क्या होता है? दे आर इन्फेक्शन काउजिंग एजेंट दैट कैन हार्म द बॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? दे आर प्रोटीन सिंथेसाइज, दे आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज इन आवर बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट एंटीजन एंड मेक देम हार्मलेस। तो एंटीजन इन्फेक्शन फैलाएगा, एंटीबॉडी रोकेगा। अब देखिए यहाँ ब्लड ग्रुप के बारे में दिया गया। ब्लड ग्रुप जो है वो 4 मेजर टाइप है, ए बी और ओ। ए में अगर ए नाम का एंटीजन है तो वो बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। अगर हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीजन किस चीज़ का होगा? बी का, और वो एंटीबॉडी किसके लिए बनाता है? ए के लिए। जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन उसके पास ए और बी दोनों के लिए होता है, लेकिन वो एंटीबॉडी किसी के लिए भी नहीं बनाता है। जबकि जो ओ होता है, जिसके ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसमें एंटीजन नहीं होता है, और वो किसी के लिए भी वो सबके लिए यानी ए बी सब के लिए वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हम उसको ए का ही ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ए वाले को ए का ब्लड चढ़ाते हैं, बी का नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। बी वाले को बी का ही ब्लड चढ़ाते हैं, दूसरे का नहीं। ए बी वाले को हम हर किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी किसी को लिए भी नहीं बनाता, वो किसी को नहीं मारता, वो उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है उसे हम किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा सकते हैं, जबकि ओ वाले को वो सबके लिए एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए हम ओ वाले को सिर्फ और सिर्फ ओ का ही चढ़ा सकते हैं। यानी कि आप देखें तो सब में ए को ए चढ़ाएंगे, बी को बी चढ़ाएंगे, ए बी को कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, जबकि ओ को ओ ही चढ़ाना पड़ेगा। अगर इसमें भी मैं मोर करेक्ट कहूँ तो ए बी पॉजिटिव को आप कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, और ओ नेगेटिव को आप कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। ये मोड करेक्ट हुआ। ओ नेगेटिव जो होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि ए बी पॉजिटिव जो होता है उसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप यहाँ पर दिखाया गया है कैसे करना है। तो जो मैंने आपको बताया, ए वाले को ए, बी वाले को बी, वही बताई गए हैं। ब्लड कंपैटिबिलिटी देखते समय यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय हमें ये देखना होता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट, हालांकि यहाँ देखिए बताया गया कि ए बी जो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। मोर करेक्टली मैं बोलूँ तो ए बी पॉजिटिव
और मोर करेक्टली जो है वो नेगेटिव है ना, यूनिवर्सल डोनर होता है। वही रिसर्च फैक्टर है, इसी की वजह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें। एंटीजन और एंटीजन दैट मे बी प्रेजेंट इन आवर ब्लड, तो ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट हो सकता है। द ब्लड दैट कैरीज द एंटीजन इज RH पॉजिटिव, तो ऐसा ब्लड जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है वो पॉजिटिव होता है। एंड द विच डज नॉट पोजेस इज RH नेगेटिव, द ब्लड दैट इज पॉजिटिव इज कंपैटिबल विथ इट एंड फॉर अदर इट इज हार्मफुल एंटीजन, यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही डोनेट करेगा, यानी O पॉजिटिव को O पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को AB पॉजिटिव, या A पॉजिटिव को A पॉजिटिव, या B पॉजिटिव को B पॉजिटिव, ऐसे ब्लड ग्रुप चेकअप होता है या बताया जाता है। हार्ट इज ए मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, इट्स जस्ट लाइक ए क्लिंच्ड फिस्ट। It is roughly divided into two sides. The vessels that are associated with heart are, तो देखिए हार्ट के साथ हमारे पास कौन कौन से वेसल्स हैं जो कि एसोसिएटेड होता है, तो वो देखिए आर्टेरी। आर्टेरी क्या होता है? दिस ब्लड वेसल थिक वॉल एंड कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्टेरी किसको कहते हैं? विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट। वेन्स क्या होता है? कैरी ब्लड, कैरी एक्चुअली इम्प्योर ब्लड ही होता है, मैं सारे केस में, ज़्यादातर केस में इम्प्योर ब्लड ही होता है, बस एक बार प्योर ब्लड भी हालांकि कैरी करता है, बट इम्प्योर ब्लड कैरी फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, यानी बॉडी पार्ट से हार्ट के तरफ जो ब्लड को लेकर आता है वो वेन होता है, और जो हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट की ओर लेकर के जाता है वो आर्टेरी होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। कैपिलरी क्या होता है? These are vein thin walled vessels that are actually junction between artery and vein through which the exchange of substance occur. Left side deals with pure blood and right side deals with impure blood, यानी कि हार्ट की ये बात की गई है कि लेफ्ट हार्ट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है जबकि राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम, हार्ट की आप आउटर कवरिंग जो होती है वो पेरिकार्डियम कहलाती है। एंड इन हार्ट स्पेशल टाइप ऑफ मसल आर प्रेजेंट दैट आर नॉन फैटिग एंड कार्डियक मसल, यानी वो नॉन फैटिग होता है, उसमें पेन थकान नहीं होती है, और दैट इज कार्डियक मसल। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में होता है। लेफ्ट साइड राइट साइड तो वो 2 पार्ट में डिवाइड था ही, लेकिन टोटल चैम्बर की अगर बात की जाए तो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर होता है, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है। हार्ट के अपर, जैसे आप देखिए ये जो हम पढ़ते हैं कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट हालांकि आप ऐसे देखे होंगे, आप ऐसे पढ़ते हैं हार्ट कि इस तरीके से हार्ट है, तो अगर मैं इस तरीके से ही बनाऊं तो आप देखें तो ये हार्ट इस तरीके से 4 चैम्बर में होता है। ये लेफ़्ट ऑरिकल होता है, ये राइट ऑरिकल होता है जिसको एट्रियम कहते हैं, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है। तो इस तरीके से 4 चैम्बर होता है। एक्चुअली में हार्ट वैसा होता नहीं है, हार्ट रियल में ऐसा होता है ना, रियल में हार्ट इस तरीके से होता है। तो 4 चैम्बर हार्ट होता है, ऊपर के 2 एट्रियम होते हैं और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। द 2 आर्टरी आर सेपरेटेड बाय इनर auricular septum and 2 ventricles are separated by inner ventricular septum and auricle and ventricle by an inter auricular ventricular septum। तो ये उनके बीच में डिवीजन होता है। अगर आप देखें इस तरीके से भी दिखाऊं मैं आपको, तो ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो देखें ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ये मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ देखें तो ये ऑरिकल को डिवाइड कर दिया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये वेंट्रिकल को डिवाइड कर दिया तो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये ऑरिकुलर वेंट्रिकल दोनों को डिवाइड कर दिया तो इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन राइट एट्रियम ए कर्व शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एसे नोड इज प्रेजेंट थ्रू द पल्मोनरी वेन। देखिए अगर मैं ये हार्ट को हूँ तो ये राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास एसे नोड होता है, SAN दैट इज एसे नोड, सिनो ऑरिकुलर नोड जिसको कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखिए आप, है ना। इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का। प्रेजेंट विच फंक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द हार्ट। द प्योर ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन फ्लोज फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। तो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल के पास प्योर ब्लड आता है। एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज इन लेफ्ट ऑरिकल ड्यू टू दिस ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल्व्स ओपन एंड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल।
एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर डायग्राम मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ ब्लड आता है, यहाँ पर होल होता है जिसके थ्रू ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और यहाँ से भी आगे की ओर ब्लड यहाँ से ओपनिंग होती है, वो लेकर के जाएगी। एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड increases, pressure increases in left auricle. Due to this, auricle ventricle septum valves open and the blood flows from left auricle to left ventricle. As volume of blood increases in left ventricle, जब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जब यहाँ पर जब ब्लड भर जाएगा पूरा, है ना, तो इसमें भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और बढ़ने के बाद फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। Left ventricle pressure increases. Due to this, auricular ventricular septum valves close and semilunar aorta opens. This blood flows into the aorta, artery and capillary. तो यहाँ से निकलता है aorta, फिर ये ब्रांच हो जाता है आर्टेरी, और फिर वो जाकर के ब्रांच हो जाएगा कैपिलरी में, है ना। तो इस तरीके से ब्लड आगे की ओर पंप होकर के चला जाएगा। Through capillary, the exchange of substance occur. Now in capillary, the impure blood is transferred from small vein in the bigger veins to the bigger veins. तो अब कैपिलरी से ब्लड आगे चल करके छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े जितने जो वेन्स हैं सब में डिवाइड हो जाएगा। There are 3 bigger veins are formed: superior vein cava, inferior vein cava and posterior vein cava. फर्दर डिवाइड हो जाएगा और उसमें ब्लड पहुँचेगा। All these veins unite to form a common vein that opens into the right atrium. अब क्या है, ये जो हमारा हार्ट है ना, अब सब तरफ से ब्लड पहुंचा करके आएगा, और आकर के वेन जो है वो कहाँ ओपन होगा, राइट एट्रियम में ओपन होगा, और फिर इस राइट एट्रियम से कहाँ ब्लड जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को वापस से ब्लड में ले लिया जाता है, और फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो वापस से लेफ्ट ऑरिकल में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज गैस का और ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ब्लड पूरे बॉडी में घूमता, इस ब्लड वेसल के थ्रू जाता है, ओटा, आर्टरी, वेन्यूल्स, वेन कावा, वेनलेट्स ऐसे होते हुए जाता है, और वो सब जगह ऑक्सीजन देते हुए और सब जगह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए आता है, और फाइनली जाकर के क्या करता है, जो लंग्स है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन को लेता है, और फिर उस तरीके से ब्लड प्योर हो जाता है, और फिर से एक बार वैसे ही साइकिल चलने को तैयार हो जाता है। आप अगर देखो तो मैं यहाँ आपको चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखो आप। ये जो हमने हार्ट बनाया, तो पहली बार हमारा जो ब्लड है वो कैसे चला, तो लंग से ब्लड आया लेफ़्ट ऑरिकल में, लेफ़्ट ऑरिकल से आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया गया, पूरे बॉडी पार्ट में गया, और जाने के बाद सब जगह ऑक्सीजन देता गया, सब जगह ऑक्सीजन देता गया, और हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता आया, है ना। अब ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से फिर ये कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड को पंप कर दिया जाता है कहाँ, लंग्स के पास, जहाँ पर ये ब्लड वापस से क्या कर दिया जाता है, प्यूरीफाई, और फिर प्योर होकर के वो ब्लड वापस से कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है जो कि चलते रहता है, रिपीट होते रहता है ना। तो आप अगर इसमें देखो तो एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि ब्लड जो है पहले लेफ़्ट ऑरिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल से होकर के गया राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से चला तो ब्लड वापस से लेफ़्ट ऑरिकल में। यानी अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, अगर मैं इसको ये काउंटिंग यहाँ से शुरू करूँ तो ये यहाँ से यहाँ एक बार हो गया, फिर यहाँ से पंप हुआ तो जा कर के कंप्लीट हुआ। यानी 2 बार इसको एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 बार होकर के जाना पड़ता है, तब जा कर के ये कंप्लीट सर्किल होता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डबल सर्कुलेशन। आप यहाँ देखिए तो मेंशन किया गया है डबल सर्कुलेशन, है ना। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कंप्लीट ब्लड फ्लो करवाना है पूरे बॉडी में, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड को हार्ट से 2 बार होकर के गुजरना पड़ता है, इस वजह से इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारे पास है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड इन द हार्ट। आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पर एक मीटर चलती रहती है, ICU में आप देखे होंगे, हार्ट बीट दिखाते रहता है, वहाँ पर बताया जाता है, आप मशीन के थ्रू ग्राफ दिखाया जाता है, मशीन
स्क्रीन पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर अगर मैं कहूँ तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट सिस्टोल होता है और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यानी कि डायस्टोल होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 180 होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, तो 180, है ना। और जब डायस्टोल होता है तो उससे में होता है 80। कितना होता है? 80। तो एक आम इंसान का या नॉर्मल एडल्ट का 120/80 होता है ब्लड प्रेशर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना। अगर 140 किसी का हो जाता है ब्लड प्रेशर, 140 या 140 से एक्स्ट्रा जब ज़्यादा होने लगता है तो वो हाइपरटेंशन में आ जाता है। और जब 110 से, है ना, 110 से नीचे चला जाता है तो फिर वो हाइपोटेंशन हो जाता है, लो बीपी। अब देखिए ब्लड सिस्टम तो ख़त्म, अब हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। द फ्लूइड इन दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इज लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है, कौन सा फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो है लिम्फ। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है? इसमें लिम्फ वेसल होता है, लिम्फ कैपिलरी होता है और लिम्फ होता है। देखिए यहाँ पर द लिम्फ कैपिलरी आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन ब्लड लाइक ब्लड कैपिलरी बट दे आर ब्लंट फ्रॉम वन एंड। तो ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी की तरह ही है, लेकिन एक तरफ से क्या होता है? ब्लंट होता है ना, यानी एंडिंग होती है फिक्स। दिस कैपिलरी यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म लिम्फ वेसल। इन लिम्फ वेसल at certain place lymph nodes are present which consist of lymphocyte that function like white blood cell. In these vessels the lymph fluid flows। और इस लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है? लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है। दिस फंक्शन ऑफ लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? कैरी डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी ये डाइजेस्टेड और ऑब्जर्व फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है। इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में अगर एक्सेस फ्लूइड है तो उसको वापस से ब्लड में ड्रेन करके ले आएगा। तो ये काम होता है इसका, नथिंग एल्स। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या क्या प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, क्या है इसमें मैकेनिज्म। तो देखिए इन प्लांट ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड बट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लेकिन एनिमल की तरह इसमें कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमन की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट बट इज़ नॉट टू कॉम्प्लेक्स। फॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन टू सिस्टम प्रेजेंट इन वन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो चीज़ें। दीज आर ऑल्सो नॉन एज वैस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स वेयर एज द फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन करवाता है, यानी फूड को एक जगह से दूसरी जगह। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल। जाइलम जो होता है वो 4 अलग अलग काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनाता है, जैसे ट्रैकिड, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। आउट ऑफ ऑल ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग। तो अगर आप यहाँ देखिए तो इन चारों में केवल और केवल पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी ये लोग क्या है? डेड सेल हैं, है ना। बाकी ये तीनों डेड सेल होता है। जाइलम वेसल क्या है? दीज आर फॉर्म्ड ऑफ द डेड सेल ज्वाइन इन टू इन फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब। दीज ट्यूब्स हैव ओपन एंड्स। इट इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन। जाइलम वेसल्स लिग्निन का बना होता है। इट हैज सर्टेन पिट्स वेयर लिग्निन इज absent. Tracheids क्या है? They are a spindle shaped vessel with closed end having pits in them. Parenchyma के they are living cells with nucleus. तो वन लाइनर है, आप उसको एक बार देख लेंगे केवल। अब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। तो वाटर का प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? Ascent of sap is the continuous channel formed for the transportation of water and mineral from roots to aerial part of plant. Ascent of sap, रूट से प्लांट में वाटर को सेवरल फीट्स ऊपर तक ले जाने में वाटर को हेल्प करता है। एसेंट ऑफ सैप की वजह से ही पानी जो है ज़मीन से, रूट से पानी 100 फीट ऊंचे पेड़ के पत्तियों तक पहुंच पाता है ना। दिस फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ ट्रांसपिरेशनल पूल, और उसमें जो फैक्टर है वो है ट्रांसपिरेशनल पूल।
As the stomatal pores open, water starts transpiring, due to which they withdraw water from epidermal cell, which further withdraw from underlying cells. देखें, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू लिप्स। तो लिप्स में स्टोमाटा है और वहाँ से जब वाटर लॉस होता है तो ऐसे में एक ट्रांसपीरेशनल पूल क्रिएट होता है, जो कि एक सक्शन फोर्स होता है, यानी सक करता है पानी को ऊपर की ओर। ऐसा एक ट्रांसपीरेशनल पूल क्रिएट होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। अल्टीमेटली द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ जाइलम वेसल्स ऑफ द लिप्स फॉल, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है जाइलम वेसल का जो है वो लिप का कम होता है। बट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज स्टिल हाई इन जाइलम vessels of route to the water starts moving from xylem vessel of root to vessel of lip. Now the pressure in vessels of root falls, therefore they withdraw water from underlying cells. अगर हम यूँ कहें तो एक तो ट्रांसपीरेशनल पूल जो है वाटर को खींचने में मदद करता है। ट्रांसपीरेशनल पूल जो है वो वाटर को खींचने में मदद करता है। इसके अलावा होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चैन लाइक मैनर में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनके बीच में एडहेशन एंड कोहेशन फोर्स लगता है, जो कि जाइलम के वॉल से वो चिपकते हैं। जैसे आप समझे घर में वाटर हैंड पंप जो होता है, अगर आप हैंड पंप देखें तो उसमें हैंड पंप जब हम चलाते हैं तो पानी जो है वो बिल्कुल जो हमारा पाइप जो होता है हैंड पंप का, वो बिल्कुल एसेंट ऑफ सैप की तरह काम करता है। उसमें हम ट्रांसपीरेशनल पूल की तरफ से के जगह पे हम क्या लगाते हैं? हैंड पंप को दबाते हैं, है ना, जिससे एक ट्रांसपीरेशनल पूल, एक खिंचाव पैदा होता है जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है, और पानी जो है वो पाइप के सरफेस से चिपक करके ऊपर की ओर क्या होता है? चला आता है उठ करके, है ना। इसी तरीके से वाटर में भी एसेंट ऑफ सैप है, जिसमें ट्रांसपीरेशनल पूल हेल्प करता है। हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रेशन। तो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है इसी टॉपिक का। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो था वो ख़त्म हो गया, और अब हमारे पास है एक्सक्रेशन। क्या होता है एक्सक्रेशन? देखते हैं इसको भी। डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रेशन, सबसे पहले इट इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से कहलाता है एक्सक्रेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक, जैसे कि मैन। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, जैसे कि बर्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक कहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स या पानी में रहने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होते हैं। खैर, हम तो बात करेंगे मैन का एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, हमें एक किडनी होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। अगर आप देखें तो हमारे पास किडनी कुछ इस तरीके का बीन शेप्ड होता है ना, और ये हमारे पास देखिए, तो ये है हमारे पास किडनी, है ना, वन पेयर ऑफ किडनी। ये है हमारे पास यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर हमारा ये हो गया, और यूरिथ्रा ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं आगे। नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ सेल। किडनी जो होता है वो सेल का फॉर्म ऑफ सेल, दैट इज नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन सेल से मिलकर के बना होता है। यूरिन फॉर्मेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप। तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में डिवाइड होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है कलेक्शन। देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पर। द ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस अंडर ग्रेट प्रेशर विच इज बिकॉज इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरो। तो अगर आप देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें
तो ये अफरेंट आर्टेरियोल होता है और इधर इफरेंट आर्टेरियोल होता है। ये वाइडर होता है जबकि ये नैरोअर होता है यानी पतला, जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। और यहाँ होता है बोमन कैप्सूल जो कि नेफ्रॉन फॉर्म आगे करेगा, है ना। तो ये अफरेंट और इफरेंट के बीच में इसके डायमीटर का क्या है, डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। ऑल द सब्सटेंस यूजफुल एंड नॉन यूजफुल ब्लड फिल्टर्ड एंड इंटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू बोमन कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस से बोमन कैप्सूल में इंटर होता है थ्रू पोर्स दैट इज फेनेस्ट्री। देन दिस सब्सटेंस passes from Bowman capsule to PCT. PCT means proximal convoluted tubule and finally reach loop of Henle. Capillary blood that is left is regarded as waste product. Water absorption takes place in this region. Therefore, water and waste product form urine. तो water और waste product मिलकर क्या बनाते हैं, urine collection. The urine then pass from distal convoluted tubule DCT. A small convoluted tubule forms bigger collecting tubule, that is collecting duct भी कहते हैं. Finally, they power their secretion into renal pyramid. Urine from renal pyramid goes into ureter through ureter. Urine reaches urinary bladder where urine is stored temporarily and is excreted out through the urethra. The process of urine out of the urethra is called urination. यानी यूरिथ्रा से यूरिन को रिमूव करना या यूरिनेश, उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनेशन कहते हैं. फंक्शन ऑफ हेनले लूप इज कंसनट्रेट द यूरिन. यानी लूप ऑफ हेनले का काम होता है कि वो यूरिन को जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सके. अब यहाँ कुछ डिजीज़ के बारे में है. रीनल फेलुअर कैन अकर ड्यू टू मैनी रीजन लाइक फर्स्ट एक्सीडेंट और इंजरी. सेकेंड डिजीज, सो इधर ट्रांसप्लांटेशन इज डन और पर्सन इज पुट ऑन आर्टिफिशियल किडनी. तो या तो ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है किडनी का या फिर आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना पड़ता है. इट मीन्स डायलिसिस करवाना पड़ता है. डायलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम लार्ज वन यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो डायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को हम लार्ज मॉलिक्यूल से कैसे सेपरेट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोडायलिसिस. डायलिसिस मशीन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज ट्यूब एंड हैज डायलाइसिंग सॉल्यूशन filled in chamber. Blood from renal artery passes from cellulose tube. Impure substance diffuse out into dialysing solution and pure substance diffuse into blood. Hence the blood get purified and is put back into the renal vein. तो ये डायलिसिस मशीन, डायलिसिस कैसे की जाती है, ब्लड को वापस से कैसे फिल्टर किया जाता है. एनसीईआरटी में एक बड़ा सा डायग्राम, एक पूरा एक साइड पूरा एक पेज बना करके दिखाया गया डायग्राम में, है ना, कि कैसे वो किया जाता है. तो आप एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर फॉलो करेंगे. हमारे पास अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, ऑस्मोरेगुलेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी. Osmoreceptors are the cell present in blood that are sensitive to alternation. तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, मेंटेनिंग वाटर एंड आयनिक बैलेंस, वाटर और आयंस को बैलेंस करने का काम है. ऑस्मोरेसेप्टर्स आर द सेल प्रेजेंट इन ब्लड दैट आर सेंसिटिव टू अल्टरनेशन. एनी अल्टरनेशन मेक ऑस्मोरेसेप्टर एक्टिव एंड दे जनरेट इम्पल्स टू टेक टू द ब्रेन. तो ऑस्मो रिसेप्टर जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, ज़रा से भी उसमें चेंजेज आता है तो वो ब्रेन को इम्पल्स चला जाता है. ब्रेन उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग मैसेज भेजता है प्रोस्टाग्लैंडिन के पास. प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, सिक्रेट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा. एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होगा, डिफ्यूज इन ब्लड एंड वाया ब्लड रिचेज द किडनी वेयर इट एक्ट एज लूप ऑफ हेनले एंड नेफ्रॉन. तो वो क्या होगा, वो लूप ऑफ हेनले ऑफ नेफ्रॉन के पास जाएगा जहाँ वो वाटर कंटेंट को क्या कर देगा, हाई कर देगा. देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन मेक्स द लूप ऑफ हेनले मोर परमिएबल टू वाटर. ऐसे में वाटर के लिए लूप ऑफ हेनले को ज़्यादा परमिएबल कर देगा. तो इससे क्या होगा, सो दैट मोर अंडर इज रिमूव्ड
फ्रॉम द बॉडी एंड यूरिन विल बी डाइल्यूट इन दैट केस। जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जब वो परमिएबल हो जाएगा तो ऐसे में वाटर जो यूरिन होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। इफ़ वाटर कंटेंट इज़ लो, कंसंट्रेट हो जाएगा यानी पानी कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा वाटर कंटेंट लो हो गया यानी यूरिन में वाटर की वॉल्यूम कम हो गई। देन एंटी डायरेटिक हार्मोन मेक्स लूप्स ऑफ हेलनेस लेस परमिएबल, तो वाटर कंटेंट कम कर देगा। जब कम हो जाएगा तो ADH डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो लेस परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए, और फिर नॉर्मल फंक्शन उसी तरीके से क्या होना होगा, यूरिन का फॉर्मेशन और उसी तरीके से यूरिन का यूरिनेशन भी चलता रहेगा। Some waste products are stored in leaves and bark and are removed as they said. Raphids are the spine-like structure that store exactly product of certain plants, fruit, vegetables like yam. तो देखिए ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वो बॉडी में वाटर और आयन को बैलेंस करता है ना। अगर किसी वजह से अल्टरनेशन होता है, चेंजेज आता है, तो वो मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर वो मैसेज भेजता है हार्मोन रिलीज कराता है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, और फिर वो देखता है कि वो यूरिनेशन हमें ज़्यादा अमाउंट में करवाना है या कम, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम करता है। तो ये था ऑस्मो रेगुलेशन। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था। हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियोस ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। तो हम केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं जो हमें ज़रूरी है आपके लिए नोट्स के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आपको एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम फिर आपको एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा करेंगे। खैर मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी है, आपको इतने में समझ में आ जाना चाहिए, तो आप इसको फॉलो करें और